तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत कर लेते हैं बाजार के साथ, क्योंकि कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन था और बाजार में एक अच्छा जोश रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज बढ़त दिखाने में कामयाब रहे। बाजार का पूरा दिन कैसा था, बात करेंगे अपने सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। तो आशीष, हफ्ते का एक अच्छा अंत ओवरऑल क्या रहा आज का मार्केट? देखिए, अच्छा हफ्ता रहा। तेजी के लिहाज से अगर आप देखें तो 25,250 के पार क्लोजिंग यहां पर आपको देखने को मिली और निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स में बराबर एक्शन देखने को मिला। इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक अच्छे गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर भी कंपेरेटिव रेजिलियंस आपको नजर आया। अब देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। तो मारुति है, बजाज है, एसबीआई है, सिप्ला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपको तेजी नजर आई। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस नतीजों के बाद और मेटल स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स में देखा जाएगा तो इंडियन ओवरसीज बैंक 40 के पार क्लोजिंग, बंधन बैंक में एक मूव देखने को मिला और येस बैंक यहां पर अगर आप देखें तो शानदार तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। टाटा कम्युनिकेशन खबरों के बीच बड़ा मूव। वहीं मुथूट फाइनेंस है, मनप्पुरम है, सेल है, हिंदुस्तान जिंक और टाटा एलेक्साई, इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। लेकिन पूरा हफ्ता अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। पूरा हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग, नो डाउट। इस बार काफी एक्साइटमेंट बाजार में इस हफ्ते के अंदर। इधर उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी रिटेल निवेशकों का भरोसा कायम है। सितंबर में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर रहे हैं। निवेशकों का फोकस गोल्ड ईटीएफ की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। और डिटेल के लिए हमारे सहयोगी यतिन मोहता सब कुछ बता रहे हैं। सितंबर में बाजार की भारी उतार चढ़ाव के बावजूद रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज आपको आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो पिछले महीने के मुकाबले एसआईपी का इनफ्लो लगभग 29,361 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नज़र पड़ रहा है, जो पिछले महीने लगभग 28,000 करोड़ के आसपास का फिगर था। मार्केट में वॉलेटिलिटी के बावजूद भरोसा बढ़ता हुआ आपको निवेशकों का नज़र पड़ रहा है। हालांकि इक्विटी इनफ्लो ओवरऑल बेसिस पे आपको 9% घट के लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मंथ ऑन मंथ आंकड़ा कम है क्योंकि हमने बहुत सारे न्यू फंड ऑफर्स देखे थे पिछले 2-3 महीनों से, तो शायद वो बेस इफेक्ट भी काम कर रहा है। अगर हम कुल इक्विटी ईएम की बात करें तो वो बढ़ के लगभग 75,61,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको जाता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम सितंबर की कैटेगरी वाइज निवेश देखें तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा बेस इफेक्ट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो मिड कैप फंड्स में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो दिखाई पड़ रहा है। न्यू फंड ऑफर में लगभग 1,900 करोड़ का मोबिलाइजेशन हुआ है और हाइब्रिड फंड्स में आपको एलोकेशन लगभग 9400 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, निवेशकों ने सोने पे अपना दाव लगाया है। इनफैक्ट गोल्ड ईटीएफ में अब इनफ्लो बढ़ के 8,363 करोड़ हो गया है, जो पिछले महीने केवल 2200 करोड़ के आसपास था। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो ईटीएफ में 8,000 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ईटीएफ्स की बात करें तो इक्विटी बनाम गोल्ड लगभग बराबर आपको इनफ्लो आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो अच्छा इनफ्लो और एसआईपीज का बढ़ना यहां जारी रहा। इधर अमेरिका से भारतीय सीडीएमओ कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर आ गई है। दरअसल यूएस का बायो सिक्योर एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। क्या है पूरी खबर और क्या होगा इसका असर, ये भी बता रहे हैं यतिन मोहता। जो यूएस मार्केट से खबर आ रही है वो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है भारतीय सीडीएमओ कंपनीज के लिए। फार्मा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है सीडीएमओ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, और बहुत सारी कंपनीज भारत में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। एक अच्छी खबर आई है क्योंकि यूएस की सेनेट ने बायो सिक्योर एक्ट को मंजूरी दी है। जो नेशनल डिफेंस एक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जिसके कारण चाइनीज़ बायोटेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और कर्ब लगाने की बात है। ऑब्वियसली अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो कंपनी ऑफ कंसर्न है और जो नेशनल सिक्योरिटी को धक्का पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उससे परहेज करने की जो है एक्ट बनाई गई है। सीधी तरीके से नहीं बट तिरछी तरीके से चाइना को टारगेट किया जा रहा है। चाइना का नुकसान यानी भारत का फ़ायदा, और कहीं ना कहीं सीडीएमओ में अगर भारतीय कंपनियों को एक बड़ा निवेश मिलता है अमेरिकी कंपनियों से तो कारोबार में ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस बढ़ सकता है। अगर हम मक्वेरी की बात करें तो इनको लगता है कि जो यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो चीन की सप्लाई चेन से दूर हट रही हैं, जिसका फ़ायदा भारतीय सीडीएमओ कंपनीज़ को होगा। खास करके जो छोटे मॉलिक्यूल बनाती हैं, छोटी दवाएं बनाती हैं, जहां चाइना का बहुत बड़ा स्केल है,
शायद यहाँ फ़ायदा पहुँचे। दिवी लैब, कोहेंस, सिंजीन और ब्लूजेट हेल्थ केयर जैसी कंपनियाँ मक्वेरी को पसंद है, जिसके अंदर दिवीज़ इनका सबसे बड़ा पिक है। क्यों है? क्योंकि आज की डेट में दिवीज़ को लगभग 16% नॉर्थ अमेरिका से सेल्स आता है और बहुत सारी ऐसी दूसरी कंपनी है जिनको 15, 20, 25, इवन ग्लैंड फार्मा के केस में 50% से ज़्यादा बिजनेस आपको यूएस मार्केट से आता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम दिवीज़ लैब की बात करें तो ये 2000 करोड़ का निवेश FY26 में करने वाले हैं। काकीनाडा में बड़ा एक्सपेंशन चालू है, जहां से यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट दिवीज़ लैब ऐसी एक भारतीय कंपनी है, 20 दुनिया की जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं उनमें से आधे से ज़्यादा यानी लगभग 12 कस्टमर्स उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बायो सिक्योर एक्ट है उससे दिवीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर मिल सकता है चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स से, और शायद इसीलिए आज दिवीज़ लैब 6% ऊपर है। अगर आप न्यूलैंड लेबोरेटरीज, कोहेंस या पिरामल फार्मा की बात कर लें, सिंजीन की बात कर लें, तो ये सभी शेयरों में भी लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में आइनॉक्स विंड ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। कंपनी आने वाले समय में अपनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी डबल करने जा रही है। कंपनी के डीजीएम राजेश नायक से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आइनॉक्स विंड अब तक का इंस्टॉलेशन देखने जाए तो 3.3 गीगावाट प्लस इंस्टॉलेशन हुआ है एंड डाउन द लाइन कुछ 3 to 5 इयर्स में हमारा प्रोजेक्शन है 3 to 5 गीगावाट करने का, और हो सकता है उसके डबल कैपेसिटी हमारा प्लानिंग है हो जाएगा। तो 1 मेगावाट करने के लिए आप गीगावाट की बात कर रहे हो, तो 1 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आता है? जी 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट होता है एंड 1 मेगावाट की कॉस्ट लमसम आज की तारीख में 8 से 9 करोड़ के आसपास पड़ती है। तो अगर हम 5 गीगावाट भी पकड़ कर चले तो 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा। तो सर मेरा और एक सवाल होगा कि कहाँ पर ये हम अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे और कौन कौन से स्टेट को फोकस करेंगे? जी आज जैसे आप जानते हैं कि विंडी स्टेट्स जो है सारे अपने इंडिया में, उसमें हमारा फोकस रहेगा। एक जो है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द अदर स्टेट्स। लेटर स्टेज में वी कैन अनाउंस इट। केंद्र सरकार की सभी स्कीमों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अब जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने आगामी बजट से पहले मंत्रालयों और राज्यों को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए 1 अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन दे दी है। साथ ही आगामी सभी स्कीमों की लॉन्चिंग से पहले डिजिटल कैशलेस सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, अगर आप केंद्र सरकार की किसी ऐसी स्कीम से जुड़े हुए हैं जिसके तहत आपके बैंक खाते में सीधे पैसा जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, तो ये खबर आपके लिए है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 के पहले जितने भी बेनिफिशियरी के खाते हैं वह उनका आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा, यानी कि इसको आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद जो भी कोई नई स्कीम लॉन्च की जाए उसमें कैशलेस या डिजिटल पेमेंट की सुविधा पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि इसमें पारदर्शिता आ सके और साथ ही साथ आधार ऑथेंटिकेशन भी हो सके। सरकार चाहती है कि जो भी नई स्कीम आए उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन न हो, लिहाजा डीबीटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। खासतौर से बजट 2026-27 से पहले इसको एक बड़ी कवायद माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जो भी डीबीटी के जरिए जो भी लीकेज है उसको रोका जाए, और इसीलिए आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी करने का फैसला किया गया है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा है। आज भी दोनों गठबंधनों में बैठकों का दौर जारी है। पटना में तेजस्वी यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं राबड़ी देवी के आवास पर टिकट के दावेदारों की भीड़ जमा है। वहां आरजेडी की बैठक चल रही है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी की हिस्सेदारी तय होनी है। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर चिराग पासवान से भेंट की है। एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी HAM ने उम्मीद जताई है कि कल तक सीटों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि चिराग पासवान ने खुलकर अपनी बात रखी है और गठबंधन में बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है।
भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि महागठबंधन में बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। आज शाम तक सीटों का बंटवारा फाइनल हो सकता है। बैठक में वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोग को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर, एकदम आज फाइनल हो जाएगा। चलिए, कोई नाराजगी है सर? किसी से कोई नाराजगी, ऑल इज वेल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ में बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। गुरुकुल के छात्रों ने मुकेश अंबानी का मंत्र उच्चारण से स्वागत किया। मुकेश अंबानी हर साल दर्शन के लिए बद्रीनाथ जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड की प्रगति की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देवभूमि में हर साल आना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। ये देवभूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ। मैं हर एक साल आता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस है। चीफ मिनिस्टर धामी के अंडर ये ऐतिहासिक है और ये मैं अगले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ और ये जो मैंने लास्ट जितना काम हुआ है ये बहुत बहुत उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा। जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है, जिन परिवारों को कष्ट, और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है और जो भी हम उत्तराखंड के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। मेरी सभी परिवारों से उनके लिए सद्भावना। और अभी दिवाली अगले हफ्ते ही आ रही है और मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस नोबेल पुरस्कार का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था उसका ऐलान आज हो गया। इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को देने का ऐलान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए उनके लगातार संघर्ष के लिए दिया गया है। बाजार का माहौल अब पॉजिटिव हो रहा है। एसआईपी के आंकड़े भी जबरदस्त आए तो आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बाजार के इसी अच्छे मूड माहौल पर बात होगी, जरूर देखिएगा शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा, जहां विषय होगा थम गई गिरावट। आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।